नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में इस देश के लोगों के लिए सिर्फ साजिश है, नफरत है और झूठ है? क्या नरेंद्र मोदी इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं? और जब देश में मुद्दों पे बात हो जाएगी, जब देश में समस्याओं पर बात होगी, जब देश की सारी संपत्तियों को हड़पने वालों पर बात होगी, जब देश में ईमानदारी पर बात होगी, तो वो चुप्पी साध लेंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जब किसानों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, दलितों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, तो उनसे आवाज नहीं निकलेगी। जब सवाल किए जाएंगे कि राफेल की कीमत बता दो, जब सवाल किए जाएंगे पीएम केयर फंड में कहां कहां से कितना धन आया, जब सवाल किए जाएंगे कि मोदी जी मंदिर बनाने के नाम पे कितना चंदा आपने इकट्ठा किया और जो पहले चंदा इकट्ठा किया गया था वो पैसा कहां चला गया, तो आवाज नहीं निकलेगी। राम मंदिर बनाने के लिए जो आपको भूमि मिली है, वह भूमि तो कांग्रेस शासन में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने दी थी। उसकी तो कीमत भी नहीं देनी पड़ी। फिर आखिर कौन सी जमीनें किस चीज के लिए आप खरीद रहे हैं और अरबों खरबों की खरीद रहे हैं? वो जमीनें जो कौड़ियों के मोल थी, वो इतनी महंगी खरीद रहे हैं। क्यों? ये लूट किसके लिए और कौन कर रहा है? क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ प्रचार के लिए होर्डिंग लगा दिए जाएंगे और आपके तमाम नेता बस यही चिल्लाएंगे, राम मंदिर बन रहा है। वाह! तो क्या है? इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ बात करेंगे। कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने बात की कि कैसे वो किसानों के साथ जाकर के काम कर रहे थे और उनके साथ काम करते हुए, मजदूरों के साथ काम करते हुए, धान की फसल काटते वक्त उनसे जब उनके दर्द की बात हुई, उन पर बात हुई, तमाम चर्चा के बाद उन्होंने कहा जो जमीन वाले किसान हैं उन्हें तो 2-2 हजार रुपया करके नरेंद्र मोदी 6,000 दे रहे हैं, लेकिन हमें कौन देगा? किसानों को कौन देगा? राहुल गांधी ने कहा कितना चाहिए? हमने तो घोषणा करी है कि आपको 7,000 देंगे। उन्होंने कहा 7,000 में कहां पूरा होता है, कुछ तो मदद हो। तो उन्होंने कहा कितनी? तो राहुल गांधी ने कुछ ही देर बाद में जब दूसरी रैली संबोधित की तो घोषणा की कि 10,000 रुपए मिले, किसानों को 15,000 रुपए मिलेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें बताई, वो अपने आप में उन्होंने किसानों के लिए किया, उन्होंने आदिवासियों की बात की, उनकी जो जल जमीन जंगल जो वनवासी बना करके आदिवासियों से वनवासी साबित करके और नरेंद्र मोदी उनकी जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं, उनकी आरएसएस भाजपा कब्जा कर रही है उस पर, और पूंजीपतियों को कब्जा कराया जा रहा है उस पर उन्होंने बात की। जल जमीन जंगल की बात की, उन्होंने बात की हमारी बेटियों की, उनकी सुरक्षा की, उनकी पढ़ाई की, उन्हें युवाओं की बात की, उनकी नौकरी, उनकी शिक्षा और सब चीजों को लेके बात की। और उन्होंने बताया, एक इकोनॉमिक्स बताया, वो समझिए कि नरेंद्र मोदी किसकी जेब में पैसा डालते हैं? चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ, और उनको सारा पैसा दे देते हैं। क्या होता है? वो पैसा लेते हैं और ले जाके अमेरिका में, इंग्लैंड में और दूसरे तमाम सारे देशों में जमीनें खरीदते हैं, वहां घर बनवाते हैं, वहां पे अपने काम धंधे खड़े करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब इस देश के गरीब आदमी को,
इस देश के लोअर क्लास को जब मदद मिलती है तो वो कहां जाता है? वो पैसा लेकर के अपने घर के आसपास की बाजार में जाता है, वहां पर उसको खर्च करता है, यानी देश में लगाता है। और फिर वो दुकानदार उसको किसी उद्योग में उससे स्टॉकिस्ट को देता है, फिर वो स्टॉकिस्ट किसी फैक्ट्री वाले को देता है, फैक्ट्री वाला उसके आगे देता है, और उसके बाद में वो उस प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल है वो खरीदने के लिए पैसा देता है, और वहां से वो पैसा वापस उन्हीं प्रोडक्शन का जो पूरा कच्चा माल जो बनाते हैं, उपजाते हैं, पैदा करते हैं, उन्हीं किसान, उन्हीं मजदूरों, उन्हीं छोटे लोगों के पास आता है। यानी घूम के वो पैसा देश में रहता है और देश के पास आता है। नरेंद्र मोदी क्या करते? एक घटना का जिक्र करूंगा। लंदन में एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है भारतीय समुदाय के लोगों के लिए। दीपावली का एक वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, और वो आयोजित करने का जो पूरा जिम्मा है वो वहां के जो मेयर हैं सादिक साहब, वो उठा रहे थे। लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने सादिक साहब का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सादिक साहब पाकिस्तान के नागरिक थे और अब वहां के नागरिक हैं। और उसके बाद में सादिक साहब का नाम नहीं लेकर के यूं प्रस्तुत किया कि भारतीय समुदाय ये कर। तो आप समझिए कि किस तरीके से नफरत के माहौल को भड़काने के लिए तो करेंगे, और नफरत के लिए क्या करेंगे? जैसे ही केरल में एक विस्फोट होता है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु होती है, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल होते हैं, और उस घटना में इमीडिएट बगैर किसी जांच के भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री बताने लग जाते हैं कि इसमें हमास का हाथ, इसमें मुस्लिम आतंकियों का हाथ। लेकिन जब उसमें पकड़ा जाता है बंदा और वो पता चलता है साहब वो मार्टिन है, और मार्टिन खुद ईसाई है, और वो इत्तेफाक से आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस से क्यों उसने किया? क्या उसे था कि अपने ही समुदाय के लोगों को मार डाले? क्योंकि ऐसा कोई कारण तो मौजूद नहीं था। तो आप ये समझिए, और उसके बाद में यही प्रसारित हुआ, पूरा गोदी मीडिया इसी को प्रसारित करता रहा। प्रधानमंत्री ने एक जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और विकास का मॉडल और सुरक्षा की बात करने वाले, आपको याद होगा लगातार हमारे यहां रेल दुर्घटनाएं हो रही। आज भी आंध्र प्रदेश में एक दुर्घटना हुई, 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके जस्ट पहले आप देखिए, ये 2 पैसेंजर ट्रेनें लड़ी थी। इसके पहले बिहार के बालासोर में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 300 के करीब लोग मरे और करीब 1,500 लोग घायल हुए। उस घटना की बात करिए। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपया इस बात के लिए खर्च करने की बात की कि हम ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगा रहे हैं, और उसके जरिए, और रेल मंत्री कैसे बता रहे थे अश्विनी वैष्णव कि इसको इस तरीके से रोकेगी, ऐसे करेगी, और ये होगी, पहले ही रुक जाएगी, और जाने क्या क्या। और साहब उसका ठेका नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपति को दे दिया गया। नतीजतन इस देश की ट्रेनें लड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री और कोई कुछ नहीं बोल रहा। कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया करते थे ऐसी दुर्घटनाओं पर उनके मंत्री। आज हालत क्या है? इस्तीफे की 2 बात छोड़ दीजिए, शर्म नहीं आती है, उस पर भी पर्दा डालने की बात करते हैं। वहां पर भी जाकर के जिस तरीके से भारत माता जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, इससे आप समझिए
तो इस तरह की हालत, नफरत फैलाइए, लोगों को खत्म करिए, लोगों का छीनिए। और छीनने की जब बात करते हैं, कोरोना के दौरान तमाम पैसेंजर ट्रेनों के नाम बदल करके उन्हें स्पेशल ट्रेन कह दिया गया था। जब कोरोना में लोगों को मदद थी कि आप सस्ती दर पे उनको मदद देंगे कि कैसे वो अपने घर पहुंच सकें और दूसरी चीजों को कर सकें, उस समय आपने स्पेशल ट्रेन के नाम से और डबल किराया कर दिया था। आज भी वही वसूला जा रहा है, और जिस तरीके से वसूला जा रहा है उससे समझा जा सकता है। तो आपका वसूली का क्रम चल रहा है, आप वसूलते हैं। इतना पैसा वसूलने के बाद में आप दे क्या रहे हैं देश को? कुछ नहीं। तो आप झूठ बोलेंगे, जनता की जेब से पैसे निकालेंगे, और कौन सी ट्रेनें बनाएंगे जिनमें आम आदमी यात्रा नहीं कर सकता है, बड़े बड़े लोग करेंगे। वंदे भारत, ये बुलेट ट्रेन, और इनकी बातें करेंगे जिन ट्रेनों में सामान्य व्यक्ति सफर नहीं कर सकता। और जो सामान्य व्यक्ति की ट्रेनें हैं वो इतनी असुरक्षित और इतनी बुरी स्थिति में है कि उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। सब इस स्थिति में आपने कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, और न जाने क्या क्या आप कहते थे। आपके वायदे दावों पर तो मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि वो सब झूठे साबित हुए। जो आप पारदर्शिता की बात करते थे, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, ये सारे वायदे आपके 2014 के घोषणा पत्र में, और वो सब झूठे साबित हो रहे हैं। पारदर्शिता ये है कि आप पर्दा डालते हैं, पर्दा हटाते नहीं। चाहे राफेल का सौदा हो, कहा गया आप टेक्निक मत बताइए, पैसा बता दीजिए, नहीं बताएंगे। कहा गया ये पीएम केयर फंड के नाम से क्यों बनाया जा रहा है, नहीं बताया आपने। जब आरटीआई में उसका हिसाब मांगा गया तो पता चला वो प्राइवेट। और कहां से पैसा आया, क्या आया, आप नहीं बताएंगे। कहां खर्च किया, नहीं बताएंगे। चलिए, इसी तरीके से आप बाकी चीजों के झूठ। और जब आप लोगों की बात करते हैं, आपने किसानों का मारा, कहा आय जो है दोगुना करेंगे, लागत बढ़ गई, आय नहीं। जब किसान ने बेचा तो उसे 2 रुपया किलो भी प्याज का नहीं मिल रहा था। अंत में तमाम किसानों ने अपने जो है प्याज फेंक दिए, सड़क पर फेंक दिए, आत्महत्या कर ली। और आपकी जब बारी आई, जब आपके मुनाफाखोर बनियों के हाथ में पहुंचा, जमाखोरों के पास पहुंचा, तो साहब 70 रुपए से लेके 90 रुपए तक प्याज मिल रहा है। कल ही खरीद के लाया हूं, इसलिए बात कर रहा हूं, और थोक मंडी से खरीद के लाया हूं। यह स्थिति है। इसके बाद आइए आप, इसी तरीके से आपने देखा टमाटर का ये हाल हुआ था, और टमाटर में किया था। इसी तरीके से गेहूं में इस समय चल रहा है। जब गेहूं आया था तो किसान को कीमत नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वही लूट मची हुई है। इसी तरीके से धान की स्थिति है। आप देखिए, चूंकि मैं किसानी परिवार से जुड़ा हुआ हूं, तो इसलिए जब आप धान बेचने की बारी आ रही है तो साहब कीमत नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य है बताते हैं। तो यह स्थिति है। आप भयमुक्त सरकार, प्रशासन की बात करते थे। स्थिति क्या है? गाजियाबाद में वो लड़की जा रही थी और उसको जिस तरीके से लुटेरों ने और सबने किया, मर गई आज। आप कहते थे इंटरनेशनल स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और बहुत कुछ देंगे। आज एक घटना है, आपके अपने सांसद रहे 2014 में, नरेंद्र मोदी के सांसद रहे मिश्रा जी बांदा के, अपने बेटे के 42 साल के बेटे के इलाज के लिए स्ट्रेचर पे उसे लिए दौड़ते रहे, सब कुछ करते रहे। नियम है कि जो गंभीर मरीज होगा उसे पहले देखा जाएगा, इमरजेंसी में वो किया जाएगा, उसे एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन साहब, ये कोविड काल नहीं है कि इतनी ज्यादा भीड़ है। उसको इलाज नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और उसने स्ट्रेचर पर दम तोड़ दिया। सांसद साहब
गिड़गिड़ाते रहे, आपकी पार्टी के हैं। और ये स्थिति अभी नहीं है, कोविड के दौरान आपके औरैया के एमएलए मर गए, कहां जाके, मेरठ में। इसी तरीके से आपकी कानपुर से मिनिस्टर थी, राज्य मंत्री थी, मर गई। एक घटना नहीं है, इतनी घटनाएं। तो सिर्फ झूठ और झूठ है, ना आपके पास में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ना आपके पास शिक्षा के लिए। और शिक्षा के नाम पे आज जर्मनी याद आता है, हिटलर का संसद। वो इतिहास के नाम पर झूठ पढ़ाता था, अपनी गौरव गाथाएं बनाने के लिए झूठ पढ़ाता था, इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता था। आपके लोग जो कहते हैं ना इतिहास को, इतिहास आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, इतिहास का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के इतिहास में नहीं आप बदल सकते हैं, अपने यहां ड्रामा कर सकते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके बच्चों का ज्ञान खराब होगा, वो गाय, गोबर, गोमूत्र ही दिमाग में भरे रह जाएंगे। आज हालात क्या है, जब पूछिए कि मोदी जी ने किया क्या है, कि एम्स बनाया, कि क्या बनाया, कैसे किया, तो साहब जहां जहां जो भी बने हुए दिख रहे हो, जाइए आप खुद देखिए, मेरी मत सुनिए। जो हालात हैं आप खुद कहेंगे। तो इस हालत में देश को खड़ा कर दिया। रोजगार आप दे नहीं सकते हैं, देश को सबसे बड़ा बेरोजगार देश दुनिया में बना दिया है आपने, भुखमरा बना दिया है। जिस तरीके से भुखमरी का इंडेक्स है, इस देश का प्रेस फ्रीडम खत्म हो गया है। सवाल आपसे पूछने की हिम्मत नहीं है और गोदी मीडिया आपके सामने चरण चुंबक बन के खड़ा होता है। और जब बात आती है इस देश की, तो देश के लिए कुछ करने कराने की आपके पास है नहीं। तब आप क्या करते हैं, तब आप साजिश रचते हैं, तब आप झूठ बोलते हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में साजिश रचते हैं कि उनका ऐसे है, वो है और ये। कभी प्रियंका गांधी के लिए करते हैं, कभी दूसरी चीजों करते हैं। और जब कुछ नहीं बचता है तो तमाम जो क्षेत्रीय विपक्षी दल हैं उनको फंडिंग करते हैं या उनको डराते हैं और उनको कहते हैं उन जगह पर जाकर चुनाव लड़ो जहां कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो भाजपा खत्म होगी। यह पूरे देश के लिए एक इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि कांग्रेस के सिवाय एक आध पार्टियां ही हैं जो भाजपा के किसी न किसी तरीके से दूरी बनाए हुए, चाहे लालू यादव हो, वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं, ऐसे ही एक आध लोग। लेकिन बाकी कोई ऐसा नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके अध्यक्ष डरे हुए होते हैं और वो भाजपा के साथ ही एक प्रकार से काम करते हैं। वो कभी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोलते हैं, वो अपने क्षेत्रीय में तक सीमित रहते हुए वो बोल देंगे हाँ योगी आदित्यनाथ पे, लेकिन मोदी पर नहीं बोलेंगे, राफेल पर नहीं बोलेंगे। जब मुसलमानों को कह के, जमाती कह के मारा जा रहा था तब नहीं बोलेंगे, उनके यहाँ तमाम सारे चीजें होंगी नहीं बोलेंगे। जब दलित महिलाओं के साथ में रेप होंगे और सब कुछ होंगे वो नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से मायावती डरी हुई सी दिखाई देती, कहीं नजर नहीं आती। कमोबेश इसी तरीके से बहुत सारे दलों की स्थिति है, आम आदमी पार्टी हो, दूसरे हो, हमने उसको देख लिया। तो इस तरह से सीधे लड़ाई नहीं लेते, सिर्फ इसलिए दिखावे वाली लड़ाई। यहां जब सीधे लड़ रहे होते हैं तो उसे कैसे खत्म करना है उसके लिए, सिर्फ छद्म युद्ध के लिए। तो इस तरह की साजिशें भी रचते हैं, इस तरह की साजिशें रचते हैं कि साहब ईडी छोड़ देंगे, सीबीआई छोड़ देंगे, इनकम टैक्स छोड़ देंगे, कुछ और एजेंसियां छोड़ देंगे और हमास का बता देंगे, कहीं किसी चीज का बता देंगे। ना अपना स्टैंड है, ना अपनी कोई वो है, लाभ देंगे नहीं, इस देश के लोगों का छीन करके चंद पूंजीपतियों की जेब भरेंगे। यही नरेंद्र मोदी की नीति है और इसी पर वो काम कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी
इसी पर हमला करते हैं। वो कहते हैं इस देश का धन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस देश का धन इस देश में ही रहना चाहिए, और ये तब रहेगा जब गरीब के हाथ में, लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आए, पिछड़ों के हाथ में, दलितों के हाथ में पैसा आए, आदिवासियों के हाथ में पैसा आए, तब वो देश में लगेगा। नहीं तो पूंजीपतियों के हाथ आएगा तो वो विदेश में इन्वेस्ट करेंगे और भागेंगे। और इस देश का 4.25 लाख पूंजीपति या अमीर इस देश की नागरिकता छोड़ के चला गया। यह इस बात का सच है। जय